हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी RAS परी 2023 की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी, जिसमें हमने है वो अब तक 15 टेस्ट है कर लिए हैं। आज का हमारा 16वां टेस्ट है वो रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, जो आपकी सफलता को कन्फर्म करवाएगी। इस टेस्ट सीरीज में है हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जाएगा। अगर आज की टेस्ट सीरीज की बात करें, हमारा जो 16वां टेस्ट है इसमें आज हम 40 क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। आज हर रोज की तरह है वो 20 क्वेश्चन है मैं आज आपके लिए ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि आज और कल है मैं आज क्वेश्चंस है वो आपको ज़्यादा करवाऊंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि शनिवार और रविवार को हम क्वेश्चंस की संख्या है वो ज़्यादा रखेंगे। हर रोज जो 20 करते हैं आज हमें 40 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें आपके राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे और साथ में 20-22 क्वेश्चन है आपके इंडियन पॉलिटी के रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको इंडियन पॉलिटी के हो गए, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडिया का जो आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, इन टॉपिक्स जो ये जो आपके सब्जेक्ट है इनके टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो इनकी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। जो आज के इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी लेवल से लेकर है हम चलेंगे। तो आज के क्वेश्चंस हैं हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन इतने इजी होंगे नहीं। वो क्वेश्चंस है मैंने आपको पहले कई बार है नोट डाउन करवाए हैं, एक्सप्लेन करवाए हैं, लेकिन उन जो मैंने आपको हूबहू जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन मिले, उन क्वेश्चंस के आसपास के मैं 20 से 22 क्वेश्चन है आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको सिर्फ आंसर है वो टिक करवाऊंगी। उनमें आपको कोई भी दिक्कत आए, डाउट आए तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 1993 को जारी किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इनमें से हमें जो सही कथन है वो हमें टिक करने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्लिक करने से पहले मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ की पॉइंट है वो बता देती हूँ। सबसे पहला है कि राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो जारी किया था 28 सितंबर 1993 को। इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और संसद के दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया तो बाद में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी इसे 8 जनवरी 1994 को। तो ये भी आप डेट याद रखें, 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दी। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC, ये एक बहुसदस्यीय संख्या है जिसमें अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता है इनका कार्यकाल वो माना जाता है। इनकी अगर नियुक्ति की बात करें कि जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, तो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी होती है उसके सिफारिशों के आधार पर है इसकी नियुक्ति है वो की जाती है। इसके अलावा और क्या याद रखें, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें फर्स्ट A, B, C तीनों सही दिए हुए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके चारों के चारों बातें इन्होंने सही दे रखी हैं। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य है। दूसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना भी इसका कार्य है। अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को देता है। दोषी जो लोक सूचना अधिकारी होता है उस पर 250 रुपये का प्रतिदिन जुर्माना ये आयोग है वो लगा सकता है। और इसके साथ साथ ही जो आयोग है वो स्वयं अपने स्तर पर
स्वयं अपने स्तर पर भी सूचना उपलब्ध है, अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध है वो करवा सकता है। तो ये चारों चीजें हैं, ये इसके केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य हैं। तो कथन सही नहीं, ये नहीं आएगा कि सही है, तो ये चारों के चारों कथन सही है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य समान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है और इस अवधारणा के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के समक्ष संरक्षण है वो नकारात्मक अवधारणा है। अगर इसकी हम बात करें तो जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। विधि के समक्ष क्या है? समता है। इसमें तो ये जो विधि है अनुच्छेद 14 की, तो ये विधि ये विधि है, ये समक्ष समानता अथवा विधि के समान संरक्षण है वो प्रदान करता है। इसमें विधि के समक्ष जो समानता का प्रावधान किया गया है, विधि के समक्ष जो समानता का प्रावधान किया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें जो ये पूछा जाता है कि विधि के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से लेकर नहीं ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से ली गई है। इस व्यवस्था के दौरान क्या है कि इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद के देश के जो सामान्य कानून है उनसे शासित होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति है वो विधि से ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। और जो आपने पढ़ा होगा जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो वाद था, कब का? 1980 का। इस वाद में जो सुप्रीम कोर्ट था उनके जो निर्देश दिए गए थे, उनके द्वारा दिए गए निर्णय के बाद जो अनुच्छेद 14 में जो निहित विधि थी, उस विधि को शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा है वो घोषित कर दिया गया था। और एक चीज और इसमें कि जो आपके विधि के समक्ष समानता का अपवाद है, विधि के समक्ष समता है, उसके भी कुछ अपवाद है। वो किस प्रकार है? ये अपवाद है राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए ये अपवाद दिए गए हैं। वो क्या? जैसे आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको विधि के समक्ष है वो समानता की छूट दी गई है। और ये किस आपके अनुच्छेद में मिलेगी? आपको 361वां जो अनुच्छेद है उसमें ये दी हुई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल है वो दोनों अपने पद की शक्तियों और जो कर्तव्य है उनके लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी इसमें बोला गया है। साथ में जो दोनों ये राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध उनके कार्यकाल में कोई भी जो दंडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही है वो ना तो प्रारंभ की जाएगी और ना ही वो बनी रहेगी। हाँ, उसके बाद में इनके कार्यकाल के दौरान या बाद में है वो सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं वो इस विधि के अपवाद भी हैं। अगर इसकी बात करें हम तो इसका बी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संरक्षण की अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक अवधारणा, जबकि विधि के समक्ष संरक्षण नकारात्मक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि बी व सी है, इसमें सही नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 3, 4, 5 और 6। त्रिवार्था के जो जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो इनके जो विश्व जलवायु प्रदेश थे, त्रिवार्था के जो विश्व जलवायु प्रदेश थे उन्हीं के आधार पर उन पर आधारित राजस्थान के जलवायु प्रदेश इन्होंने कितने बताए थे? 4 बताए थे। पहला इनका कौन सा था? AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा था BSHW यानी उष्ण एवं आर्द्र उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। तीसरा था BWH यानी जो मरुस्थलीय बोल दे या फिर शुष्क जलवायु प्रदेश बोल दे, शुष्क जलवायु प्रदेश। और इनका चौथा था CAW यानी अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश। तो ये कितने? 4 प्रकार के थे त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। तो ये हमारा जो राजस्थान है, तो राजस्थान में यहाँ से दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, वापस दक्षिण में मुड़ जाती है। तो ये कौन सी है? ये माही नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जो धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिला, उसकी जो अमरोहू पहाड़ी है, अमरोहू बोल दें या अमरोहू बोल दें, तो ये पहाड़ी है, इसके निकट से मेहंद झील से निकलती है। इसके निकट मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में कहाँ से, यहाँ पे क्या है, राजस्थान में बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। अगर आपके बांसवाड़ा में पूछ ले कि बांसवाड़ा में कहाँ से, तो बांसवाड़ा के खांडू के निकट से, खांडू के निकट से प्रवेश करती है। उसके बाद ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को पार करती है। उनके सीमाओं को पार करने के बाद ये नदी करक रेखा है, यहाँ से जो हमारी करक रेखा गुजरती है उसको दो बार, एक तो राजस्थान में प्रवेश करते टाइम, एक बार है निकलते टाइम, दो बार है वो इसे काटती है। तो ये भी आप याद रखें। माही नदी का जो यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र होता है उसको 56 का मैदान भी बोलते हैं, 56 का मैदान बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं आपको माही नदी के बारे में याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, तो वो कौन सी झील है? सांबर, पिछोला, नक्की झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ये कौन से पानी की है? मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील के पश्चिमी तट पर टोड रॉक व नन रॉक है वो स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी तट पर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष है वो जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? नीम, प्लास, पीपल और खेजड़ी। ये जो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आई हूँ ये काफ़ी इजी भी है, लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं वही हमारे ज़्यादातर गलत होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दो क्वेश्चन है वो इजी आ जाए, तो हमें प्रैक्टिस तो इजी से हार्ड तक की करनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। प्लास या फिर इसे बोल दे ढाक, वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसके पेड़ से है वो गोंद, इसके पेड़ से गोंद, दोने पत्तल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नरम जलाऊ घरेली लकड़ियां प्राप्त होती है। फाल्गुन माह में इसके है वो फूल आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्लास के फूल है वो कब आते हैं, तो ये फाल्गुन माह में आते हैं, जिनको पानी में गलाने से ये एक केसरिया रंग देते हैं, ये केसरिया रंग देते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत मिलती है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती का पठार। जो ये रेड लोमी सोइल है, ये लाल रंग युक्त मिट्टी के ये बारीक कण होते हैं। इसके बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी की कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड के जो कण होते हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी इनमें लोहे ऑक्साइड की अधिकता मिलती है। इसके साथ साथ ही फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवण, जो ये लवण होते हैं इनमें कमी पाई जाती है। आपसे पूछा है कि किस भूभाग में है, तो ये आपके चित्तौड़गढ़, अपना ये राजस्थान है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, इन कुछ भागों में पाई जाती है, यानी ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगर आपसे भाग पूछ ले तो दक्षिणी भाग में पाई जाती है राजस्थान के। अगर आपसे जिले पूछ ले तो आप चित्तौड़गढ़ बता सकते हैं, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसके साथ ही उदयपुर, तो ये आप जिले बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर।
आपका राइट आंसर तो आपको पता ही है कि इसका गंगानगर ही हो जाएगा। अगर हम राजस्थान में कपास की बात करें तो 3 प्रकार की कपास है वो राजस्थान में बोई जाती है। फर्स्ट है देसी कपास। फर्स्ट कौन सी? देसी कपास। देसी कपास है वो राजस्थान के आपके जो दक्षिणी राजस्थान है उस क्षेत्र में बोई जाती है, जैसे उदयपुर में देसी कपास होती है। इसके साथ साथ ही चित्तौड़ के अलावा झालावाड़ के अलावा बांसवाड़ा, इन जिलों में है वो देसी कपास है वो बोई जाती है। दूसरी आती है अमेरिकन कपास, जिसे क्या बोलते हैं? नरमा, अमेरिकी कपास। तो इस कपास को है ये गंगानगर में, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, इन जिलों में ये बोई जाती है। तीसरी आती है मालवी कपास। मालवी कपास तो ये मालवा जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में बोई जाती है, जैसे कोटा, बूंदी, टोंक और झालावाड़, इन क्षेत्रों में मालवी कपास है वो बोई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, देसी कपास, अमेरिकन कपास और मालवी कपास। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अशोका लीलैंड, नेशनल बॉल बीयरिंग, सेमकोर ग्लास लिमिटेड और हिंदुस्तान रेडिएटर्स। तो इसमें हमें क्या बताना है? सुमेलित करना है। अगर हम अशोका लीलैंड कारखाने की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये अलवर में है। नेशनल बॉल बीयरिंग कारखाने की बात करें तो ये कहाँ पे है? जयपुर में। सेमकोर ग्लास लिमिटेड है, ये है कोटा में। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स है, ये है जोधपुर में। तो आपका ए में फर्स्ट आ जाएगा, बी में थर्ड आ जाएगा और आपका सी में सेकंड आ जाएगा और डी में आपका फोर्थ आ जाएगा। तो ये जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वही आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ आई होप अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अच्छे से जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसमें आपका कोई भी डाउट है शायद नहीं रहता होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट है, आपको स्टडी मटेरियल है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपकी अपडेट होती है वो भी यहाँ पे डाली जाती है। अगर आपने अभी तक ये ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड बांध दिए गए हैं, इस साइड संबंधित जिला दिया गया है। काला खोआ बांध है वो कहाँ पे है? ये दौसा में है। तो इसमें आ जाएगा आपका ए में फोर्थ। इसरदा बांध की बात करें तो इसरदा बांध है वो टोंक और सवाईमाधोपुर में है। तो टोंक और सवाईमाधोपुर में है तो इसमें आ जाएगा सवाईमाधोपुर 1। और इसकी स्थिति देखें तो ये बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर स्थित है और ये क्या करवाता है? पेयजल है ये उपलब्ध करवाता है। तो इसके बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं। कानोता बांध की बात करें तो कानोंदा बांध है ये जयपुर में है। और इस बांध के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक मछली उत्पादन है वो इसी बांध में होता है, सर्वाधिक मछली उत्पादक। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कानोता बांध है वो जयपुर में है। बंद बारेठा बांध की बात करें तो ये भरतपुर में है और भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा बांध। तो ये मैंने आपको मिलान करवा दिया। ए में आपका फोर्थ आ जाएगा, बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा, सी में आपका थर्ड आ जाएगा और डी में आपका सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। जो जनगणना 2011 है उनके अनुसार आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताने हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, आपसे कभी सर्वाधिक और कभी न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सर्वाधिक वाले। तो सर्वाधिक में आपका सबसे पहले आता है डूंगरपुर, फिर राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आप कमेंट करके जरूर बताना कि डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है।
सबसे कम की न्यूनतम की बात करें तो आपका सबसे कम आता है धौलपुर का, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद करौली, करौली के बाद भरतपुर, और आपका भरतपुर के बाद है गंगानगर, गंगानगर। तो ये आपके धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर 5 जिले हैं जिनका न्यूनतम लिंगानुपात है। ये क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। ये आपके क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड है आपके क्या दे रखे हैं, खनिज दे रखे हैं। तो किस क्षेत्र में है वो उत्पादन क्षेत्र है, हमें बताना है इन खनिजों का। चंपागुड्डा, डेगाना, जावर और लुणकरणसर। हमें डेगाना को तो पता है कि डेगाना में क्या होता है, टंगस्टन की प्राप्ति होती है। तो बी में तो हमारा 4th आ जाएगा। जो नीचे कूट दिया होगा उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि बी में 4th है वो कहाँ कहाँ दिया गया है, और जिसमें नहीं दिया गया उन क्वेश्चंस को हमें एक बार कट कर देंगे। तो इस प्रकार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम आंसर है वो पहले जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन सारों का ही बता देती हूँ आपको। बेरिलियम के अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो एक तो है आपका बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी। इसके अलावा गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा जो कि जयपुर में है, और राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और देवड़ा तिलोली जो कि आपके भीलवाड़ा में ही है, धौली टोंक में है, धौली टोंक में है। तो ये क्षेत्र है ये किसके लिए, बेरिलियम के प्रसिद्ध है, बेरिलियम के। इसके अलावा देखिए हम जिप्सम के, जिप्सम की अगर हम बात करूं तो जिप्सम के जो प्राप्ति स्थल है वो है भदवासी, भदवासी। इसके अलावा है गोठ मांगलो जो कि नागौर में पड़ता है, बिसरासर, बिसरासर, जामसर, लुणकरणसर। तो इसमें डी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, जावर, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। तो आपका सी में क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। और चंपागुंडा आपका ए में क्या आ जाएगा, 1st आ जाएगा। तो ये जो आपके हैं डेगाना की आपकी बात करें तो टंगस्टन पाया जाता है। इसके अलावा डेगाना के लिए जो आपके टंगस्टन है उसके प्राप्ति स्थल में डेगाना तो आपका नागौर में हो गया, और नाना क्राब पाली में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाना क्राब पाली। इसके अलावा ही रेवदर सिरोही में और आबू, इन क्षेत्रों में रेवदर, रेवदर। तो नाना क्राब, रेवदर और डेगाना ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो जो ये कूट मैंने बताया है जो नीचे होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण है, प्राकृतिक आवासों की कमी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। ये तीनों के तीनों इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक आवास होंगे उनमें कमी होगी तो जैव विविधता विलुप्त होगी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण होगा तो भी होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रण विदोहन होगा, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अंधविश्वास, अंधविश्वास व अज्ञानता होगी, वहाँ भी होगा। कृषि एवं वानिकी है, कृषि व वानिकी, वानिकी, इनमें जो व्यावसायिक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वो भी जो जैव विविधता उसको विलुप्त करेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी रिडा, इसकी स्थापना है वो 1985 में 21 जनवरी 1985 को की गई, और ये संस्था है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है। तो राइट आंसर 21 जनवरी 1985 आपका ऑप्शन 3rd है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित है। इस साइड सर्किट दे रखे हैं और इस साइड है इनके क्षेत्र दे रखी हैं।
भरतपुर सर्किट की बात करें तो भरतपुर सर्किट में आपके भरतपुर, डींग, धौलपुर बिल्कुल सही दे रखा है। शेखावाटी सर्किट, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये भी बिल्कुल सही है। रणथंभौर सर्किट है, रणथंभौर है ये इसने गलत दे दिया। रणथंभौर कहाँ पे आ जाएगा? इसमें रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर आ गया, इसमें सवाई माधोपुर आ गया, माधोपुर आ गया, इसके अलावा इसमें टोंक आ गया। तो ये रणथंभौर सर्किट में आते हैं। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो कि असुमेलित दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा प्रथम सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी? 1992, 1994, 1996 और 1998। हम सड़क नीति की बात करें तो सड़क नीति एक आती है आपकी 1994 की। राज्य सरकार के द्वारा जो 1994 में है वो प्रथम सड़क नीति घोषित की गई थी। प्रथम सड़क नीति घोषित की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सड़क क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसको प्रोत्साहन देना था। प्रोत्साहन देना, राज्य में जो सभी गांव तक है वो पक्की सड़कें लेके जाना, आधारभूत जो ढांचा है उसका विकास करना, सड़क तंत्र के समुचित विकास के लिए नीति बनाना। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। राजस्थान है वो देश का प्रथम राज्य बना था, प्रथम राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। 1994 में आपकी प्रथम सड़क नीति है वो घोषित की गई थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और एक कारण है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए बाएं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन इन्होंने दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हमें बताना है कि जो कारण है वो सही दिया गया है और क्या वो कथन ए की पूर्ण रूप से सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो कथन ए है वो भी सही दिया गया और जो कारण आर है वो पूर्ण रूप से कथन ए की सही व्याख्या करता है। किस प्रकार? जो अनुच्छेद 1 दिया गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ ए स्टेट, यूनियन ऑफ ए स्टेट यानी कि जो आपका भारत है अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ है यानी यूनियन होगा। जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने भारतीय संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था कनाडा की तरह यूनियन संघ का, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है, वो नहीं है। भारत में राज्यों को संघों से अलग होने का भी अधिकार नहीं है, यानी अलग होने की स्वतंत्रता है वो नहीं है। भारत में आपने संविधान में पढ़ा होगा कि जो भारत में राज्य है उनकी प्रवृत्ति है वो नश्वर है, प्रकृति नश्वर यानी विनाशी है। इसी कारण भारतीय संघ को है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, अविनाशी संघ कहा गया यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, वो चेंज हो सकते हैं लेकिन भारत का नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भारत में राज्यों की प्रवृत्ति है वो नश्वर है और नश्वर या फिर विनाशी मान सकते हैं और इसलिए भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है वो कहा गया है। जो भारत है वो अपनी विशालता तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधता है उनके कारण भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया था। तो आपका कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की अच्छे से व्याख्या करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में और संविधान के किसी भी अध्याय में ये व्याख्या नहीं की गई। अगर हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हम ए या बी भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है
संविधान के उद्देशिका में शब्दों का सही क्रम है वो बताना है कि सबसे पहले कौन सा क्रम दिया गया, बाद में कौन सा। बंधुता, समता, स्वतंत्रता और न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, ये भी नहीं। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमें सही क्रम बताना था। तो ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको यूआरओ टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार करवाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, इनका रीजन बताकर। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवा दिए और आपने भी कई बार ये पढ़ रखे होंगे, लेकिन हमें है वो इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करनी है। तो हमें इन क्वेश्चंस को एक बार लैंग्वेज से पढ़कर हमें देखना है कि इनका हम आंसर है वो किस प्रकार करेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्षता तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। अब हमने उद्देशिका का जो अध्याय होता है उसमें हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो अब हमें ये क्वेश्चंस मैंने लगभग आपको सेम लगेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। ये मैंने इसीलिए बनाया कि उद्देशिका से हम कितने टाइप से क्वेश्चन है वो किस किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष नहीं, उस टाइम धर्मनिरपेक्ष ये शब्द नहीं जुड़ा था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये बाद में जुड़े थे और ये दोनों थे, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, भारत व इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। जी ऑस्टिन ने, के.सी. भितर ने, सर आइवर जेनिक्स ने और डी बसु ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन है, उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता और संविधान की प्रस्तावना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभुता, समानता और अखंडता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता है, ये 1975 में संविधान की प्रस्तावनाओं में सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो उद्देश्य का प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उनमें अलग अलग तरीके से मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ। आगे बढ़े, जिससे हमारा एक एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसके टॉपिक से इतने क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से बन सकते हैं। फिर आप जब भी रिवीजन करेंगे उस टॉपिक का तो आप इन क्वेश्चन से आपके माइंड में रहेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ इन जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से है वो रिवाइज करेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद और अंतः क्रियाविद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही क्या है, पंथ निरपेक्ष है। आगे बढ़े। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है।
विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का अंग स्वीकार किया? बेरुवारी विवाद, A.K. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत के प्रभुत्व संपन्न राज्य से, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ई। सारे के सारे जो इसने कथन दे रखे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है इससे देश का कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना और राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व होना। अब पंथ निरपेक्ष का मैंने आपको पीछे बताया था, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का ही फर्क होता है। जैसे हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसीलिए जितनी हमसे प्रैक्टिस हो उतनी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमें हमारा जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही करके आए। आगे बढ़े, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष एवं वंशानुगत रूप से ना हो। अध्यक्ष होता है वो एक वंशानुगत रूप से ना हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो राज्य जहां का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं हो, यानी राजा का बेटा राजा ना बने। राइट आंसर ऑप्शन बी, डी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है उनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण है वो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान अधिनियम 1979। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का भी प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद और गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1947, 1951, 1935 और 1950। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार,
2 बार, 3 बार और कभी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। तो आज जो मैंने आपको 20 से 22 क्वेश्चन तो हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना है उससे कितने क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं 20 से 22 क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं आपको कल है वो अलग से जो हम 20 क्वेश्चन करते हैं वो तो होंगे ही होंगे, इनके साथ है वो इंडिया के आपका जो पॉलिटी है उसके अगले चैप्टर के 20 से 22 क्वेश्चन कल और करवाऊंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ है ज़रूर शेयर करना, ताकि जितने ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिलेगा उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ पाऊँगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में अच्छे अलग नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।